नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। दोस्तों, मेरे साथ ईजीवे के सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं जिन्होंने इधर हाल फिलहाल में सेल में सिलेक्शन इनका हुआ है और ये मेरे साथ आज इनकी कहानी हम जानने के लिए बुलाए हैं। और आप लोगों ने भी कमेंट किया था सोशल मीडिया पे कि सर जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं उनकी कहानी उनके सामने लाकर पूछा करो, थोड़ा हम भी मोटिवेट होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही कहानी बताने के लिए हम आज रोहित जी के साथ बैठे हुए हैं और इनका सिलेक्शन सेल में हुआ है। सेल एक पीएसयू कंपनी है और महारत्ना कंपनी है। आप लोग जानते होंगे कि महारत्ना कंपनी में अगर आपको नौकरी मिलता है तो बहुत सारी सुविधाओं के साथ एक बढ़िया करियर अपॉर्चुनिटी भी है। ठीक है, सैलरी भी बहुत अच्छा मिलता है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले रोहित जी, वेलकम है आपको इस यूट्यूब चैनल पर। तो रोहित, सबसे पहले खुद अपने आप से अपना परिचय बताइए। सर, मेरा नाम रोहित कुमार है। मैं पटना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, बिहार राज्य से। ओके, आपने मैट्रिक का पास किया था? तो मैट्रिक में 2012 में पास किया। 2012 में कितना परसेंट था मैट्रिक में? 47%। 47% था। कौन सा बोर्ड था आपका? बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड था। इसके बाद आपने क्या किया? 12th। 12th में कितना परसेंट था आपका? 41। 41% था। कौन सा सब्जेक्ट था आपका? हिस्ट्री ऑनर्स था, मतलब हिस्ट्री आर्ट्स था। ठीक है। 12th के बाद आपने क्या किया? ITI। आईटीआई किया। तो 12th कर रहे थे उस समय, आईटीआई ख्याल कैसे है, मतलब क्या सोच के आईटीआई किया आपने? सर, मैं तो पहले ये सोचा था कि जो प्राइवेट जॉब होता है जिसमें वर्कर का काम करना पड़ता है, उसे थोड़ा बेहतर जॉब मिल जाएगा। तो मतलब आपका इंटेंशन ये था कि सर हम 12th कर रहे हैं और 12th के साथ ही आप जॉब के बारे में सोचना शुरू कर दिए थे, यही है? हाँ और ये सोच रहे थे कि कोई ऐसा कोर्स कर लें जिससे सैलरी अच्छा मिले, अच्छा। ये सोच के आपने आईटीआई किया। ठीक है, तो आपने कौन सा ट्रेड लिया है अभी फिलहाल? कौन सा ट्रेड है आपका? सर, मैं फीटर लिया हूँ। फिटर क्यों लिया आपने? सर, फीटर पे बोला जाता है प्राइवेट सेक्टर में फीटर का ज़्यादा स्कोप है, इस कारण से मैंने फीटर ट्रेड चूज किया था। तो आप गवर्नमेंट के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? जब आईटीआई कर रहे थे, आखिर गवर्नमेंट के बारे में ऐसा ख्याल क्यों नहीं आया आपको? सर, उतना मैं नहीं सोचा था कि इतना आसान जॉब होता है गवर्नमेंट। मुझे लगता था कि बहुत हार्ड जॉब होता है, बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो अभी आपसे कोई पूछे कि गवर्नमेंट जॉब हार्ड होता है या आसान होता है, क्या बोलेंगे आप? अभी तो सर आसान होता है। आसान होता है। देखिए, हमें लगता है कि जानकारी के अभाव में ऐसा आपने सोच लिया था कि मुश्किल है, लेकिन जब जानकारी आपको हुआ कि नहीं, नौकरी बिल्कुल आसानी से मिल सकती है, तब लगा कि ये आसान बात। ऐसा ही है? यस सर। चलिए, अब हम चलते हैं आपके आईटीआई के फील्ड में। जब आईटीआई आप कर रहे थे उस समय तो आपने बताया कि सर प्राइवेट सेक्टर के लिए मैंने आईटीआई किया, ये गवर्नमेंट के लिए कहाँ कब ख्याल आया आपको? सर, जब मैंने ITI कर लिया था तो ये सोचा कि गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा सा ट्राई करके एक बार देख लेते हैं, यदि हुआ तो ठीक है, अच्छी बात, नहीं हुआ तो फिर प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, आईटीआई का सेशन क्या था आपका? मेरा 16-18 था। 16-18 था। यस। और ये 12 में, जैसा कि आपने बताया 12 या 13 में अपना 12th किया, तो ये बीच में जो गैप था क्या कर रहे थे? वो सर, मैंने सोच रहा था कि मुझे करना क्या चाहिए। अच्छा, ये सोचने में या ऐसे वैसे में बीत गया। बीत ठीक गया। है। तो आपका ख्याल जब आईटीआई कंप्लीट हुआ तो ये है कि चलो गवर्नमेंट में भी थोड़ा सा प्रयास कर लेते हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या किया? इसके लिए सर मैंने पहले यूट्यूब पे सर्च मारा कि कहाँ कहाँ सेक्टर है या फिर कौन सा जॉब आता है गवर्नमेंट जॉब, उसके बारे में सर्च कर रहा था। तो आपका एक लाइव सेमिनार चल रहा था उसमें, तो बच्चों को आप जवाब दे रहे थे, तो मैंने भी कमेंट किया, सर मुझे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब लेना है, कैसे मिलेगा? तो आप बोले थे कि उस समय की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का वैकेंसी बहुत कम आता है, इसके अलावा भी बहुत सारा जॉब है जो PSU है, गवर्नमेंट सेक्टर का है, उसमें जॉब मिल जाएगा। तो उसका थोड़ा सा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और उसके बाद आपका था कि नहीं 3 महीने में प्रिपरेशन हो जाएगा, तो 3 महीने के लिए मैं ईजीवे ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, ईजीवे 3 में कब ज्वाइन किया, कौन सा साल था वो? 2020। 2020 में ज्वाइन किया। जैसे आपका आईटीआई कंप्लीट हुआ 2020 में आपने ईजीवे ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो ईजीवे ज्वाइन के तो मतलब यहाँ आने के बाद क्या फील हो रहा था कि मतलब सब ठीक है, नौकरी हो जाएगा, समझ में आ रहा था सब पढ़ाई? सर, फर्स्ट 1-2 दिन क्लास किया तो मुझे लगा कि कुछ तो समझ में ही नहीं आ रहा है, पहले 1-2 दिन। उसके बाद फिर समझ में थोड़ा थोड़ा आने लगा। तो उसके बाद मैं एक एग्ज़ाम दिया था दिल्ली मेट्रो का, उसमें 57 मार्क्स आ गया। तो मुझे लगा कि टेक्निकल में इतना मार्क्स आ रहा है तो कहीं ना कहीं जॉब आराम से मिल सकता है। उसके बाद थोड़ा सा मोटिवेट हुआ और फिर पढ़ाई करना शुरू कंटिन्यू। तो आपने पहला एग्जाम मेट्रो का दिया, उसमें मेट्रो आपको कितना नंबर आया था? 57 57 आया था। और कट ऑफ कितना था? उसका 75 था। 75 के आसपास था और 57 आपका नंबर है। तो आपका जो सिलेक्शन इस 23 में हुआ, ठीक है, तो 20 से मेट्रो का एग्जाम दिए और 23 के बीच में कभी ऐसा नहीं डिमोटिवेशन हुआ कि चलो छोड़ देते हैं, 3 साल हो गया अब नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था? सर, जब लॉकडाउन हुआ थोड़ा सा मोटिवेट और हो गया, क्योंकि जो वर्कर हैं
मैंने उनका स्थिति देखा कि किस आधार का होता है। वो लॉकडाउन के समय पैदल कोई दिल्ली से आ रहे हैं, कोई मुंबई से आ रहे हैं, तो मैंने देखा थोड़ा और मोटिवेट हुआ कि नहीं करना तो गवर्नमेंट जॉब ही है। गवर्नमेंट जॉब ही का, क्योंकि जो लॉकडाउन के बाद बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो गई थी बहुत वर्कर्स खराब का, हो गया था। लेकिन गवर्नमेंट जॉब वाले को बहुत अच्छा था कि भाई बहुत सैलरी अच्छा मिल रहा था, है, सैलरी मिल रहा था, भले कंपनी बंद है, छुट्टी में सैलरी मिल रहा सैलरी है, मिल रहा तो और मोटिवेट हो गए। मोटिवेट हो गया। गुड, बहुत अच्छे। तो आप उस दौरान जब कोचिंग भी बनता, सब चीज बनता, तो घर पे क्या कर रहे थे? सर घर पे जो प्रिपरेशन था, मैंने 1 महीने का यहाँ क्लास किया था पूरा। हम्म, उसके बाद रवि सर हमें उस सारे नोट्स का फोटो कॉपी करवा कर दे दिए थे कि इसे भी आप तैयारी कीजिए घर में बैठ के, और जब लॉकडाउन खत्म होगा, समाप्त होगा, तो फिर से कोचिंग ओपन होगा, वहाँ पे आना है। तो इसके साथ हमें यहाँ छोड़ दिया गया था कि आप अपने घर चले जाइए, तो मैं अपने घर चला गया था। फिर वापस कब आए कोचिंग में? वापस सर मैं 2021 में आया हूँ। 2021 में आ गए। तो आप तो आपके साथ जो बच्चे कुछ पढ़ते थे, जैसा कि मुझे मालूम है, तो उन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है। तो जैसे एक निखिल लड़का था जिसके साथ आप रहते थे, तो निखिल का सिलेक्शन हुआ, उस समय क्या फील कर रहे थे? कह रहे निखिल का हो गया, मेरा अभी नहीं सर हुआ? बहुत ऐसा अच्छा कुछ फील कर रहे थे कि जॉब यहाँ से हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, मेरा भी हो मेरा जाएगा। भी हो जाएगा। तो कभी ये नहीं हुआ कि मेरा दोस्त का हो गया, अभी तक मेरा नहीं हुआ, ऐसा फील नहीं हो रहा था? नहीं सर, मैं भी एग्जाम दे रहा था, और फर्स्ट एग्जाम 2022 में मेरा IUCL का निकल गया था, तो ये मोटिवेशन तो मिल गया था कि एग्जाम निकल गया है। अब थोड़ा सा सिलेक्शन में बहुत ही माइनर डिफरेंट है, जी बिल्कुल। तो उसके लिए प्रिपरेशन करना है। मतलब सिलेक्शन में काफी करीब थे, करीब थे। 1-2 नंबर से छूट रहा था, लेकिन ये लग रहा था कि हो जाएगा। गुड, बहुत अच्छा। बच्चे जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये लोग ये भी जानना चाहते हैं कि थोड़ा सा फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं। आप कितने भाई बहन हैं? सर हम 4 भाई बहन, 1 बहन है और 3 भाई। 3 भाई। आप बड़े, आपका जो सीरियल नंबर कितना है, कितने नंबर पे है? तीसरा नंबर पे है। तो कभी ऐसा रहा क्या कि पैसे का अभाव हो, फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला, इस तरह का कुछ सिचुएशन? सर इस तरह का सिचुएशन हमारे फैमिली में नहीं हुआ। तो एक सवाल आपसे है कि जैसे आप बताए कि मैट्रिक में आपका 47% है, 12th में 41% है, ये परसेंटेज कम होने के क्या कारण है? सर उस समय पिताजी एक्सीडेंट हो गया था, उससे पहले तो मेरा था कि पढ़ाई से थोड़ा सा दूरी बन गया था, तो इस कारण से मैं शुरुआत से ही एक नॉर्मल स्टूडेंट बन गया था, एवरेज से भी नॉर्मल। तो पढ़ाई तो कर ही नहीं रहा था। उसके बाद 12th करने के बाद जब मैं ITI किया, तो फिर से मैं पढ़ाई शुरू किया। मतलब बीच में पिताजी एक्सीडेंट हो गया था, शायद उनका पैर फ्रैक्चर हो गया, जैसे आप बता रहे नहीं चल पा रहे थे, तो उनके सेवा वगैरह देख रहे थे, आपका पढ़ाई छूट गया, जिसके कारण ये रिजल्ट पे इफेक्ट आया, ऐसा ही कहानी कुछ है। ठीक है, इसके बाद आपने ITI किया तो फिर पढ़ना शुरू कर दिया। गुड, बहुत अच्छा। था। अब बताइए कि कितने घंटे पढ़ते थे? सर नॉर्मली तो हमारा जब EGB में आया तो 2 घंटे का क्लास चलता था। 2 घंटे क्लास के बाद रूम पे कम से कम तो 3 घंटे तो नॉर्मली पढ़ाई कर लेता था। डेली 3 घंटे पढ़ते थे? क्लास वाला टाइमिंग जोड़ के या 3 घंटे सेल्फ था? नहीं, 3 घंटे सेल्फ, उतना होमवर्क मिलता था उसे करते करते। अच्छा, 3 घंटा घर में पढ़ते थे, 2 घंटा क्लास, मतलब 5 घंटा डेली का हुआ। बस इसके अलावा नहीं पढ़ते थे? नहीं। तो इसके अलावा करते क्या थे? सर इसके अलावा मैं ऐसे भी दोस्त थे, क्योंकि मैं डायरेक्ट कंटिन्यू 3 घंटे नहीं पढ़ता था। हाँ। और ब्रेक लेकर 1 घंटे मैंने पढ़ा, फिर हो सकता है 1 घंटे बाद फिर से 1 घंटे, तो कंटिन्यू मैं 3 घंटे नहीं पढ़ता तो था। आपसे कोई पूछे कि कितने घंटा पढ़ना चाहिए सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए, तो क्या बोलिएगा आप? 5 घंटे बहुत हाईएस्ट हो चुका है हमारा। 5 घंटे हाईएस्ट है। हाईएस्ट। तो पढ़ने के दौरान हमको बताइए कि क्या मतलब फोकस कहाँ था? थ्योरी पे फोकस था या क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस? शुरुआत में सर मैं थ्योरी पर ज़्यादा फोकस किया हूँ, पहले सिलेबस कंप्लीट किया पूरा, उसके बाद मैं प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस किया। प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब ये है कि एक बार थ्योरी को पढ़ लीजिए अच्छे से ढंग से, अच्छे से, इसके बाद क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा सिलेबस सर अच्छे से आप कवर कीजिए एक बार, कम से कम पूरा, जब से आप कंफर्म हो जाएं कि नहीं मेरा सिलेबस पूरा कंफर्म हो चुका है, तो आप प्रैक्टिस पे जाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। तो ये थोड़ा सा एक चीज और जानना चाहेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाते थे क्या? जैसे सर पढ़ाए, नोट्स दिए आपको, नोट्स लिखवा भी रहते क्लासरूम में, इसके अलावा आपका खुद का भी नोट्स ऐसा रेडी किए थे क्या, शॉर्ट नोट्स टाइप का? सर शुरुआत में तो नहीं किया था, लेकिन जब एग्जाम देने के लिए फर्स्ट एग्जाम दिए थे तो मुझे लगा था कि नहीं बनाना चाहिए, उसके बाद हम बनाए थे। सुन लीजिए, हम पहले से ही बोलते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाना है आप लोग, ठीक है? तो उससे फायदा क्या होता है? सर उससे फायदा होता है कि आपको जब एग्जाम देना है तो उससे 3 से 4 या 5 दिन पहले आप शॉर्ट नोट्स को देख लीजिए एक बार, तो बहुत सारा क्वेश्चन वहां से आपको रिवीजन भी हो जाता है थ्योरी का, है ना? यस सर। और अच्छा ये बताइए कि जैसे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिला के, मतलब कितना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, कहाँ से किए थे, थोड़ा बताइए। सर मैं ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता था, सिर्फ ज़्यादा मैं फोकस करता था इसरो पे। इसरो का जितना भी आज तक एग्जाम हुआ है प्रीवियस ईयर टोटल मैंने बनाया हूँ। उसके बाद DMRC
लिमिटो का या LMRC जो मिल जाए उसका बना लेता था। इसके अलावा भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबको मैं प्रैक्टिस कर लेता था। ईजी का जो क्वेश्चन मिला, हाँ यहाँ से मिला था, प्रीवियस ईयर ही मिला था हमको, उस प्रीवियस ईयर समय मिला था, बहुत ज्यादा मिला था प्रीवियस ईयर। उस समय तो हम लोग ऑनलाइन टेस्ट भी नहीं था, आप दे दिए हैं। तो इसमें सब ऑनलाइन टेस्ट में सुन लीजिए, आप लोगों को मैं बता दूं कि जितने भी प्रीवियस ईयर है अभी तक का ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट जो क्वेश्चंस बैंक हम लोग का 5000 उसमें सब डाल दिए, जैसा कि आप बता रहे प्रीवियस ईयर, तो सब डाल दिए। तो उस समय प्रीवियस ईयर भी दिया गया था आपको, यस सर। तो उसका ज्यादा प्रैक्टिस आप कर रहे थे। हाँ प्रीवियस ईयर में ज्यादा फोकस करता था। ये बताइए कि जैसे एक बार आपने क्वेश्चन को पढ़ा, ठीक है, मान लीजिए DMRC का पहला सेट आपने लगा लिया, इसरो का पहला सेट लगा लिया, उस सेट को दोबारा और कितने बार प्रैक्टिस किया था आपने? सर मैं दोबारा पूरा सेट को मैंने लगाता था, उससे जो क्वेश्चन हमसे नहीं बना, गलत हो गया, उसको मैंने एक टिक कर लगाता था, ये क्वेश्चन को हमको देखना है, रिवीजन करना है। बिल्कुल यही तरीका ही होता है। उसको मतलब मैंने लगा दिया, मतलब एक पेंसिल लगता था या फिर कलर, उससे कलर कर देता था, मतलब उसके बाद उसको मैं फिर से रिवीजन करने के लिए बिल्कुल दोबारा आ जाता था। इसी को हम लोग बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। शुरू में आपको सेमिनार में भी हम बताते हैं कि भाई प्रॉब्लम को भी बनाइए, जो क्वेश्चन एक बार में सही हो गया वो जिंदगी भर सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो गलत हुआ है वो हमेशा गलत होगा, है ना। और प्रॉब्लम वही होता है, मान लीजिए आप टेस्ट दिया और टेस्ट में 5 क्वेश्चन गलत हुआ, जो क्वेश्चन गलत हुआ उसी की वजह से सिलेक्शन नहीं होगा आपका, उसी को सुधार करना है, बस सही है। तो इस तरह से आपने आपके पास लगभग कितने क्वेश्चन कलेक्शन हो गया हुआ, वो जो कलर करते थे, लगभग अनुमान बताइए, गिने तो नहीं होंगे, लेकिन कितना क्वेश्चन था जिसमें कलर किए होंगे? शुरुआत में सर मेरा थ्योरी अच्छा बन गया था, इस कारण से मेरा क्वेश्चन यदि डाउट क्वेश्चन करें बहुत ही कम था, तो जितना था मैं उसे काउंट नहीं किया हूँ, फिर भी बोलिए तो 1000 के आसपास। 1000 के पास, जिसमें लगभग लगता था कि ये डाउटफुल हो सकता है। डाउटफुल तो ये 1000 को कितने बार प्रैक्टिस करते, बार बार प्रैक्टिस कर रहे थे? हाँ बार बार, मतलब कोई भी एग्जाम देना है उससे पहले एक बार हम देख के जाते थे उस क्वेश्चन को। गुड, बहुत अच्छा। तो चीजों को देखिए, इंटरव्यू लेने का मेन मकसद क्या है कि आप लोग समझिए कि कैसे सिलेक्शन होता है, और जो सिलेक्शन लेते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और दुनिया में सफल होने का हमको लगता है कि एकमात्र उपाय है कि जो लोग सफल हुए ना, वो जैसे जैसे करते हैं वैसे हम भी करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। ये सीधा फंडा होता है, ठीक है। और इनको लाने का मकसद ही मेरा है कि आप लोग समझिए, हम चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं और ये खुद आपके सामने बैठे हुए बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे होता है। और 1000 जो क्वेश्चन था उसको आप प्रैक्टिस लगातार कर रहे थे, तो आपके हिसाब से काउंट तो नहीं होगा, लेकिन कितने बार कर लिए होंगे प्रैक्टिस अभी तक का? ये सर कम से कम 7 से 8 बार तो हो गया। 7 से 8 बार हो गया। यस सर। देखिए 10 बार हम बोलते हैं, 7-8 बार में इनका सिलेक्शन नहीं होगा। और ये भी बोलते हैं कि अगर 10 बार रिवीजन कर लिया तो सिलेक्शन की गारंटी है, और ये साक्षात प्रमाण है आपके, ठीक है। अब हमको बताइए कि जो बच्चे ITI करते हैं, तो बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि सर हम ITI बेकार है, नहीं करना चाहिए। आपके हिसाब से ITI कैसा है? हमारे से तो बहुत अच्छा है सर। क्यों अच्छा है? सर इससे जॉब मिल जाता है, और सबसे पहली बात है कि आप जनरल सेक्टर में जाते हैं तो हाँ वैकेंसी कभी कभी 2-3 साल बाद आता है, और ITI सेक्टर में लगभग हर महीने या 2-3 महीने तो आपको जॉब मिले, मतलब वैकेंसी आ ही जाता है। तो यदि नंबर ऑफ एग्जामिनेशन में बैठने की बात कहते हैं, प्रेजेंट होने का, तो ITI सेक्टर में ज्यादा है स्कोप है। एक साल में कम से कम 6 से 7 बार तो आपको प्रेजेंट होना है। बिल्कुल। अभी तक आपने कितना मतलब इस तरह के कितने संस्थानों का एग्जाम दिया, मतलब कितना अटेम्प्ट दिए हैं ITI का एग्जाम? सर हमारा लगभग 15 हो गया होगा। 15 हो गया होगा, जिसमें कौन कौन से संस्थानों में आपका मतलब चांस बना नौकरी का? सर फर्स्ट तो IOCL का इसमें रिटर्न हो गया था? रिटर्न हो गया था, SPT टेस्ट भी हो गया था, फाइनल मेरिट में बाहर। और इसके अलावा उसके बाद NMDC कर्नाटका। हाँ, अभी तो उसका शायद होने वाला है, हो गया है? नहीं अभी नहीं हुआ, पेंडिंग है। DRDO के बारे में बताइए। DRDO में फाइनल मेरिट लिस्ट में बाहर रहा हूँ। फाइनल में बाहर रहे हैं, तो आप, हमें लगता है कि जिद्दी टाइप के, हार मानने वाले नहीं है, इस तरह का आपका नेचर है कि नहीं मतलब लेना है जॉब? घर से ये बोल रहे थे कि नहीं तैयारी करना है, तो सपोर्ट मिल रहा था, तो फिर हम क्यों पीछे जाते हैं। गुड, बहुत अच्छा। जैसा कि शुरू में जैसे आपके थोड़ा सा हम जान रहे थे, हमको बताया आपने कि नॉन टेक्निकल में भी थोड़ा सा आपने प्रयास किया था। तो नॉन टेक्निकल जब प्रयास करते इधर कैसे मूव कर गए, क्या कारण था कि आप ITI के फील्ड में ही आ गए? सर उधर लॉकडाउन के समय वैकेंसी नहीं आ रहा था, तो मैंने देखा खाली टाइम में इधर मूवमेंट कर जाता है। अच्छा, टेक्निकल सेक्टर में मूव किया हूँ। तो मतलब जैसे नॉन, अगर कंपेयर किया जाए, क्योंकि आपने उधर भी तैयारी किया इधर भी तैयारी किया, तो दोनों में से आसान कौन सा है? सर आसान टेक्निकल है, मतलब टेक्निकल फील्ड वाला ही आसान है। आप एक बार पढ़ाई कर लिए तो टेक्निकल आसान है। हमारा 12 फीटर था, इसका 10th और 12th से कोई मतलब मेल ही नहीं है, अलग है थोड़ा सा। तो ये थोड़ा सा था कि जाना थोड़ा सा हार्ड होगा हमारे लिए, क्योंकि इससे पहले हम पढ़ाई कभी नहीं किए फीटर का। लेकिन आने के बाद लगा कि नहीं, तो बहुत हार्ड नहीं है, थोड़ा सा बस हार्ड है।
एक बार यदि पढ़ाई कर लेते हैं तो फिर नॉर्मल है। मतलब उधर से आसान है? हाँ, उधर से वर्तमान आसान में? है। गुड। अब बताइए कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा आप एक मैसेज दीजिए कि मतलब किस तरह से तैयारी करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं यह कहूँगा कि आप जिस भी सेक्टर का आप तैयारी कर रहे हैं, हम्म, उसका आप सिलेबस को डिटेल से अध्ययन कीजिए, उसका सिलेबस क्या है, और सिलेबस के अनुसार तैयारी कीजिए और प्रॉपर तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने टेक्निकल को देखा, नॉन टेक छोड़ दिया। पूरे सिलेबस को देखिए और पूरा सिलेबस के अनुसार जब तक आप तैयारी नहीं कीजिएगा, तब तक एग्जाम नहीं निकलेगा। तो मतलब पूरे सिलेबस को पढ़ना होगा, जो भी आप पूरे सिलेबस सेक्टर का तैयारी करें पूरा सिलेबस ही कवर करिए। कवर करना पड़ेगा। आपका एम क्या था बचपन का? सर, बचपन का तो कोई एम नहीं लेके चला था, अभी लेकिन इधर एम? इधर का मैं जब आईटीआई किया था और उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर में आया, तो मैंने ये देखा था कि मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बहुत बड़ा वैकेंसी आया था। मुझे लगा था कि दोबारा फिर से आएगा, तो मैं सोचा था कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जाना जाना है, लेकिन उसका वैकेंसी आज तक नहीं आया फिर वापस। अब आएगा भी नहीं बच्चों। ऑडियंस फैक्ट्री अगर आप सपना देख रहे हैं तो अब थोड़ा सा नवीकरण हो गया है, तो उसमें वैकेंसी जो भी आएगी वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही रहेगा। तो ये आपका सपना था, ठीक है। तो आप जो अभी ये जो सिलेक्शन हुआ है, इस सिलेक्शन में किन किन लोगों का आप योगदान मानते हैं आपको यहाँ तक पहुंचाने, मतलब हम ये पूछना चाह रहे हैं कि घर परिवार में भी ऐसे कुछ लोग होंगे जिनको आप जानते होंगे, ठीक है, जिन्होंने आपको इस सेक्टर में आने के लिए मोटिवेट किया होगा। इसके अलावा आपने ईजीवे कोचिंग आया, यहाँ के भी सर लोग हैं जो आपके किए होंगे, तो मतलब तमाम लोगों का आपका सहयोग रहा आगे बढ़ाने में। तो कौन कौन से लोग हैं जो आपको ये प्रेरित किए कि नहीं करते रहो, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगा फिर? सर, 2020 में आया तो सबसे पहले तो मैं भैया को देख मोटिवेट हुआ। भैया? हाँ, क्योंकि उनका जॉब हुआ है बिहार बिजली विभाग में, एसबीओ है। अच्छा, तो स्विच बोर्ड ऑपरेटर है? स्विच बोर्ड ऑपरेटर है। हम्म, तो उन्हीं को देखा, उन्हें जॉब मिला है, आसान से आराम से मिल चुका था। तो मैंने देखा कि जॉब मिलता है गवर्नमेंट सेक्टर में आराम से। तो मैं फिर कोचिंग आया, उसके बाद हमारा क्लास टीचर रवि सर रहे, वो हमेशा मोटिवेट करते थे कि जॉब तो आसान से मिल जाएगा, एक बार पढ़ाई कर लो सिलेबस के अनुसार। तो मैं वहाँ से मोटिवेशन मिला कोचिंग क्लास के बाद। उसके बाद फिर जो फ्रेंड सर्कल था, वो फ्रेंड का जब जॉब हुआ तो वहाँ से ही मिला। और सबसे ज़्यादा मोटिवेट पहली बार हमें आईओसीएल से मिला, क्योंकि मैं मेरिट लिस्ट तक पहुँचा। अच्छा, स्किल टेस्ट भी उसमें हो स्किल गया? टेस्ट में भी हो चुका था, फाइनल मेरिट में बाहर। कौन सा साल था वो? वो मार्च 2022 था। मार्च 2022। हाँ। तो जब फेल हुए, मतलब मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, यस सर। तो कैसा फील हो रहा था, क्या लग रहा था कि? सर, फील मतलब बहुत बुरा फील हो रहा था, क्योंकि वो जो आईओसीएल ब्रांच था वो हमारे घर से लगभग 19 किलोमीटर 15 से 19 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। तो हमारे लिए जो जॉब होता है सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि हमारे घर के पास होता है, बेगूसराय पड़ता है डिस्ट्रिक्ट। तो वो सबसे अच्छा जॉब होता है, लेकिन नहीं हुआ। थोड़ा सा डिमोटिवेट हुआ कि नहीं हुआ है। तो आपको मतलब कारण पता चला क्यों नहीं हुआ, आज मतलब बता सकते हैं? उसमें सर अप्रेंटिस को वेटेज दिया जाता है, 15% वेटेज। तो एक 15% वेटेज बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। तो इसी कारण से नहीं हुआ। तो मैं ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं हुआ, लेकिन मोटिवेशन मतलब डिमोटिवेट हुआ, लेकिन ज़्यादा नहीं। इसके बाद आपके सामने एक और आया, डीआरडीओ। यहाँ भी स्किल तक पहुंचे, मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ। इसके बाद एनएमडीसी आया था। अच्छा, एनएमडीसी आया था। एनएमडीसी में क्या हुआ? उसका भी पेंडिंग है, एग्जाम निकाल चुके हैं, लेकिन स्किल टेस्ट अभी नहीं हुआ है। ठीक है, अभी तो उसका होने वाला है, तो उससे डिमोटिवेशन का सवाल नहीं। डीआरडीओ में आपका रिटर्न निकला, स्किल टेस्ट भी दिए, फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ। तो इसका जब फाइनल मेरिट लिस्ट आया तो उस समय क्या फील कर रहे थे? सर, मुझे लग रहा था कि क्या प्रॉब्लम है, फिर से मेरिट लिस्ट में ही बाहर हुआ। तो लगातार जो असफलता मिल रहा था, इससे नहीं हो रहा था कुछ अंदर से कि भाई छोड़ दें, पढ़े, क्या हो रहा है, मतलब जिंदगी में क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था? नहीं, मुझे लगा था कि अभी एक एग्जाम निकला हुआ है एनएमडीसी का, हाँ। इसे भी देख लेते हैं। अच्छा, देख लेते हैं। इसे ही मेरिट में बाहर होगा। स्किल टेस्ट में तो सवाल ही नहीं होता बाहर होने का, क्योंकि पहले ही 2 स्किल टेस्ट दे चुका हूँ। वो जो नॉर्मल बेसिक होता है, क्वालिफाइंग नेचर, तो स्किल टेस्ट में बाहर नहीं होता। यदि मेरिट लिस्ट में बाहर होता तो ज्यादा डिमोटिवेट होता है। देखिए, हमारे सामने रोहित जी हैं और ईजीवी का स्टूडेंट हैं, और देख रहे हैं कि इतनी असफलता मिलते गया, लेकिन इन्होंने मतलब डिमोटिवेट हुए, लेकिन अपने आप को फिर से रिगेन किया और आज सिलेक्शन ले चुके हैं और पीएसयू में लिए हैं, जहां मतलब बहुत सारे बच्चे सोच ही नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि रिटन एग्जाम देना है, फिर स्किल टेस्ट देंगे, फिर ये होगा वो होगा, बाकी तमाम उलझनों से कंप्लीट कर लिए हैं और इनका फाइनली सेल में इनका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अब लास्ट सवाल है कि सिलेक्शन हो गया, सब चीज हो गया, अब जो हमारे बच्चे हैं, ईजीवे क्लासेस हैं, इसके ईजीवे के बारे में थोड़ा बहुत हम आपसे सुनना चाहेंगे, क्या है आपकी जिंदगी का? ईजीवे आईटीआई सेक्टर का बेस्ट कोचिंग है, बेस्ट कोचिंग संस्थान। और मैं यहाँ पे देखा हूँ, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं
उनका जॉब हुआ है और ये रियलिटी में होता है, ऐसा नहीं कि हाँ कहीं से कोई बच्चे लाकर फिर उनका पोस्टर लगा दिया जाता है। तो हमारे फ्रेंड सर्कल हैं तो उनका बहुत सारे बच्चे का जॉब हुआ है, तो मैं देखा हूँ कि यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चे निकलते हैं। ऐसे आने का तो बहुत बच्चे आते हैं, कुछ समय कुछ बच्चे आए थे जो 3 दिन 4 दिन क्लास किए फिर वापस लौट गए, उनका तो कंसीडर नहीं किया जाता है। लेकिन जो बच्चे पूरा सिलेबस की तैयारी किए तो कहीं ना कहीं उनका जॉब हुआ है, एग्जाम निकला है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल। देखिए जो आईटीआई के बच्चे हैं ना, तो थोड़ा सा उनमें क्या होता है ना कि मेंटली वो बहुत चीज नहीं जानते, तो उनको लगता है कि अरे यहाँ कष्ट हो रहा है, तो भाई कहीं रहो तो कष्ट होगा, है ना, घर तो अपना है नहीं। पढ़ाई यहाँ का स्टैंडर्ड क्लास का A1 क्लास का है, जैसा कि आप भी जानते होंगे कि भाई यहाँ अगर आप आते हैं तो मतलब हर स्टेज पे लोग मोटिवेट करने वाले हैं आपको, पढ़ने से अलावा रहना, मतलब हर तरह से आपको यहाँ पे गाइड किया जाता है। तो फाइनली चलिए, बाकी हम कोचिंग को प्रचार करना उद्देश्य नहीं था, फिर भी हमारे स्टूडेंट हैं, सिलेक्शन हुआ है, तो हमारा भी एक ये है कि भाई हम अच्छे हैं, हम अच्छे पढ़ाते हैं, हमारा अच्छा कोचिंग, आप लोग आ सकते हैं। तो फिर कभी मिलेंगे, ठीक है ना, और सिलेक्शन लीजिए, शुभकामना है जिंदगी के लिए आपका। एनएमडीसी आपका, और भी कोई एग्जाम बता रहे थे आप? सेल भिलाई। हाँ सेल भिलाई भी है, तो छोड़ना नहीं है, सबका एग्जाम देते रहना है। तो रिटर्न तो लगातार निकाल रहे हैं, और बहुत सारे तो स्किल भी निकाल चुके हैं आप, तो कहना ही नहीं है। और ये ऐसे नहीं थे पहले, सच्चाई है रोहित जी कि 2020 से पहले ऐसे नहीं थे कि भाई इनका कोई भी एग्जाम ये निकल गया, लेकिन अपने आप को इन्होंने बनाया है ऐसा। और ये बनाने के पीछे जो ये कैमरे पर आपका जो चेहरा दिख रहा है ना, इसके पीछे जो संघर्ष की हुआ है, उस संघर्ष को आपको ये कैमरे में नहीं दिखाया जा, मतलब नहीं देख सकते हम लोग, ना दिखाया जा सकता है। तो संघर्ष की कहानी वो अलग ही है, ठीक है ना। और जो अभी दिख रहा है ये उसका परिणाम दिख रहा है आपको। तो आपको भी जिंदगी में कुछ बनना है तो संघर्ष कीजिए, उस रास्ते को ना अपनाइए, उस टाइम टेबल को अपनाइए जिसके थ्रू आप सक्सेस, सफलता को पा सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, और फिर मिलेंगे।